अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा आईआर के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए भाई, इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर आज के टाइम पे ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतनी चीज़ें कवर हो रही है। हर टाइम कोई ना कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या तो इंडिया में होता है किसी और कंट्री का, या हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी और कंट्री में होते हैं, यूजुअली रहता है। न्यूज़ में आपने ये चीज़ें सुनी होंगी। सो आईआर आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू प्री एंड मेंस बोथ। सिर्फ एक के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट रह गया है, दोनों में ही आते हैं GS2, और इसमें भी अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब रिसेंटली कुछ मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई, अभी क्वाड बना है, I2U2 ऑर्गेनाइजेशन बना है, ब्रिक्स है ऑलरेडी, सार्क है, आसियान है, बिम्स्टेक है, देयर आर मल्टीपल। ये स्लाइड छोटी पड़ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही बेसिकली नहीं है कि इंडिया जिसका पार्ट है सिर्फ उतना पढ़ के जा रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जाना पड़ेगा। तो आईआर में बेसिक क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले हम लोग जो आईआर में स्टार्ट करते हैं, अगर मैं माइक्रो एनालिसिस करूँ टॉपिक्स का, सबसे पहले हम आईआर में पढ़ते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। इंडिया कैसी पॉलिसी पे वर्क करता है? पंचशील ट्रीटी साइन करिए हमने चाइना के साथ, हमारा किसी और कंट्री के साथ किस तरीके के हम कहते हैं कि हमारे रिलेशंस होने चाहिए, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी का बेसिक मीनिंग क्या है कि भाई हम लोग क्या सोचते हैं किसी दूसरी कंट्री के बारे में, हमारा ट्रेड कैसा है उनके साथ, हम लोग क्या कहते हैं कि भाई उनके साथ हम लोगों को रिश्ते रखने हैं, नहीं रखने हैं, या किस टाइप के रिश्ते रखने हैं, कल्चरल रखने हैं, रिलीजियस में रखने हैं, ट्रेड के सिर्फ रखने हैं, कैसे रखने हैं। तो वो सब हमारी फॉरेन पॉलिसी में आता है। ये क्या है जो है, इसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ने होते हैं, किस बेस पे वर्क करती है ये। अब ऑब्वियस ही बात है, हमारा ट्रेड बांग्लादेश के साथ ज़्यादा होगा क्योंकि पास में है, तो जोग्राफिकल एक फैक्टर रहता है फॉरेन पॉलिसी में। अब जो दूर की बहुत कंट्री होगी, थोड़ा कम ट्रेड होगा उसके साथ हमारा। अब हम बोलीविया के साथ ट्रेड क्यों नहीं करते ज़्यादा? बोलीविया कंट्री बहुत दूर है भाई, साउथ अमेरिका में। पेरू के साथ, चिले के साथ क्यों नहीं करते? बहुत दूर है, ठीक है। पर ब्राज़ील के साथ करते क्योंकि रिलेशन अच्छे हैं उनके साथ हमारे। रिलेशंस पे भी डिपेंड करता है, और एक जोग्राफिकल फैक्टर भी है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी कि हमारे कैसे रिश्ते रहे पहले उनके साथ। सब कुछ डिपेंड करके हमारी फॉरेन पॉलिसी तैयार होती है। इसी फॉरेन पॉलिसी में वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिलेशंस ऑफ इंडिया विद नेबर्स। पहले तो हम लोग नेबर्स कवर करेंगे, फिर हम लोग स्टडी करेंगे और अदर कंट्रीज़ के साथ। नेबर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। यस, 8 कंट्रीज़, ठीक है। इन 8 कंट्रीज़ के साथ पहले तो नेबर के रिलेशन पढ़ने हैं। इसमें एक स्किप हो गया, म्यांमार। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इनके साथ रिलेशंस कवर करना। इन सभी कंट्रीज़ के साथ क्या हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? सभी के साथ। कौन सी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते? एंड इफ़ यू हैव नोटिस्ड, बाकियों के साथ कोई ना कोई लैंड टच हो रहा है अपना, सबके साथ। बस इनके साथ हमारा कैसा बॉर्डर रहता है? मैरीटाइम बॉर्डर, दोनों के साथ। इसके साथ लक्षद्वीप वाले रीजन में टच करता है, और श्रीलंका के साथ तमिलनाडु वाले रीजन से टच करता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु रीजन। तो बाकियों के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है। बट अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा इशू क्या रहता है लैंड बॉर्डर का, कि हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं किस रीजन से? POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, अगर आपने अच्छे से मैप देखा हो तो ये हम कवर करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी रिलेशंस कवर करते हो कोई भी कंट्री के साथ, कुछ एस्पेक्ट्स ध्यान रखने होते हैं कि कोई भी कौन सा एस्पेक्ट रहेगा जिसके हिसाब से हमें कवर करना है
कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारी उनके साथ हिस्ट्री क्या रही है। इनके साथ क्या हिस्ट्री रही है पता है सबको, अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत में क्या हिस्ट्री थी। पाकिस्तान के साथ हिस्ट्री पता है आप लोगों को, पर पढ़नी है हमें, वॉर कब हुआ, कैसे हुआ। म्यांमार वो भी हमारा पार्ट था एक टाइम पे, 1937 में सेपरेट हुआ है, पहले नाम ये हुआ करता था बर्मा। तो वो सब हिस्ट्री पढ़नी है, कब कब क्या था, कभी हमारा हिस्सा था या क्या था। फिर आते हैं उसके साथ हमारे लैंड डिस्प्यूट्स। क्या हमारे इन कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है क्या। अगर देखो भाई लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो डिस्प्यूट हो गई भाई। प्रॉपर्टी और लैंड को लेके तो भाइयों में घर में डिस्प्यूट हो सकता है, तो ये तो देश है, देश में भी हो ही सकता है आपस में डिस्प्यूट, तो इनमें देश में भी है, खूब है। सबसे ज़्यादा किसके साथ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और सबके ऊपर सबके फादर चाइना, वो सबके साथ डिस्प्यूट किए बैठे हैं। चाहे इंडिया हो, चाहे हांगकांग हो, ताइवान हो, तिब्बत हो, सबके साथ डिस्प्यूट करने की आदत है उनकी। उनका यही है कि इतना ज़्यादा परेशान करो सालों तक उन लोगों को, मतलब बहुत ईयर्स तक परेशान करो उनको, जिसके बाद क्या हो, अल्टीमेटली वो खुद ही पीछे हट के हमें अपना लैंड दे दे। इतना टाइम तक उनको परेशान करते रहो। तो वो चाइना के साथ, सबके साथ डिस्प्यूट्स है किसी ना किसी तरीके से। फिर हम लोगों को देखना है कि क्या हमारा उनके साथ कोई रिलीजियस रिलेशन है या फिर कोई कल्चरल रिलेशन शेयर करते हैं क्या हम उनके साथ। जैसे इफ ए गिव एन एग्जाम्पल, भूटान और नेपाल के साथ बुद्धिज़्म शेयर होता है हमारा, ठीक है, बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट इन दोनों के साथ रहता है। तो क्या है बुद्धिज़्म के मामले में, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या वो यहाँ आ रहे हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्या है उस तरीके से। फिर है उनके साथ हमारा ट्रेड। ट्रेड में आपको क्या चीज़ें दो कवर करनी है, क्या हम उनके साथ ट्रेड में डेफिसिट में हैं या हम उनके साथ ट्रेड में सरप्लस में हैं। डेफिसिट मतलब कि अगर डेफिसिट में क्या मतलब आएगा इसमें कि हम लोगों का इंपोर्ट ज़्यादा है और उनको हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, बेचते कम है और ख़रीदते ज़्यादा, तो डेफिसिट में जाएंगे। भाई तुम लोगों की सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा हो, तो लोन नहीं जाओगे ना, कर्जे में जाओगे, वो है। तो हमें ये चेक करना होता है भाई कितना इंपोर्ट है किस और कितना एक्सपोर्ट है और किस चीज़ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, वो भी कवर करना पड़ता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट हम देखते हैं मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर। मिलिट्री का मतलब क्या है कि भाई उनके साथ हमारे वेपन्स में क्या रिश्ते हैं, क्या कभी कोई वॉर हुआ है, क्या कभी हमने वेपन्स खरीदे एक दूसरे से, खरीदे हैं या बेचे हैं। जैसे रशिया है, खरीदे हैं उनसे, सबसे ज़्यादा इंडिया ही खरीदता है उनसे। फ्रांस किसे भी खरीदे, भाई राफेल सुना होगा तुम लोगों ने, तो वो हमने खरीदे, तो वो हम मिलिट्री में पढ़ेंगे। प्लस मिलिट्री में एक और टॉपिक पढ़ना होता है, दैट इज़ बाईलैटरल एक्सरसाइजेस। क्या हम उनके साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यूएसए का बताया, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, टाइगर ट्रिहम, रेड फ्लैग, ये सब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली ही बिल्कुल हुई है समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, ये रिसेंट कंडक्ट हुई है, आई थिंक पिछले महीने कंडक्ट हुई है। तो इस तरीके से पढ़ना होता है किसके साथ कौन सी एक्सरसाइज हो रही है और कहाँ हो रही है, ठीक है, होती है या नहीं होती है। नेपाल के साथ जैसे हम लोग ऑल्टरनेटिवली हर ईयर करते हैं, एक बार इंडिया होती है, एक बार नेपाल होती है, सूर्य किरण एक्सरसाइज हर बार कवर करते हैं। भूटान के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं है। चाइना के साथ कोविड से पहले हुआ करती थी हैंड इन हैंड, कोविड के बाद से बंद हो गई है, ठीक है। तो ये सब कुछ कवर करना है। फिर इसके बाद आपको एक एस्पेक्ट और कवर करना होता है, इंडियन डायस्पोरा, मतलब कि कितनी कम्युनिटी इंडियंस की उस कंट्री में रहती है और कितनी कम्युनिटी जो है उस कंट्री की इंडिया में रहती है। एक्सचेंज ऑफ पीपल, इंडियन डायस्पोरा में ही हमारा क्या आ जाता है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज कैसे चलता है, क्या हम लोग उधर ज़्यादा जाते हैं, वो लोग इधर आते हैं, क्या सीन रहता है। तो इफ़ आई आस्क यू अ डेटा, रीसेंट डेटा, सबसे ज़्यादा इंडियंस कौन सी कंट्री में रहते हैं, यूएई, इट्स नॉट कैनेडा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कनाडा, ये सबसे ज़्यादा इंडियंस आते हैं रहते हैं यूएई में। और पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको मिलता है, इंडिया को। रेमिटेंसेस जो दूसरी कंट्री में रहने वाले इंडियंस हैं वो अपने घर वालों को भेजते हैं ना, पैसे भेजते हैं, या अपने दोस्तों को, या अपने खुद का जो भी करते हैं वो पैसा यहाँ भेजते हैं इंडिया में।
तो इंडिया में उस टर्म को क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, रेमिटेंस। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को कलेक्ट होता है, उसके आसपास भी कोई कंट्री नहीं है। जितना हमें मिलता है ना रेमिटेंस पूरे उसमें, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना लोग आपस में, भाई घर वाले हैं, हम माता पिता रहते हैं, पैसे तो देने पड़ेंगे उनको, बाहर कमा रहे हो तो वो एक जुड़ाव है ना, वो इंडिया में है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया का है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। सेकंड नंबर पे मैक्सिको आता है। मैक्सिको के सिटीजन्स भी रेमिटेंस में टॉप करते हैं, सेकंड पे आते हैं, पर वो काफ़ी दूर है। अगर इंडिया का $80 बिलियन है ना, $80 बिलियन है, तो उनका 40 है, फिर बहुत दूर है हमसे, ठीक है। तो ये सब हमें कवर करना है। डायस्पोरा कितना हम लोगों का यहाँ पे रहता है, किस तरीके से हम लोग यहाँ आते जाते हैं, और इसी में हम लोग कवर कर सकते हैं इस एस्पेक्ट को भी, टूरिज़्म, वो भी इसी में ही कवर हो जाएगा। अलग भी बना सकते हैं कि भाई हम लोग इधर सबसे ज़्यादा जाते हैं, या इस कंट्री में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म में कितना है, उस कंट्री का हमारे यहाँ कितना है। जैसे एक टाइम पे इस कंट्री में था खूब, मालदीव्स में, पर जब से कंट्रोवर्सी हुई बंद हो गया, आपको पता है ना। फिर से उनके डिफेंस मिनिस्टर ने और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि आओ फिर से टूरिज़्म बढ़ाओ यहाँ पर, तो लोगों ने जाना बंद कर दिया था, लक्षद्वीप का क्रेज़ बढ़ गया था भारत में। तो टूरिज़्म के मामले में भी पढ़ना है। जैसे मैं भूटान का एक एग्जाम्पल लूँ, डेटा के अनुसार भूटान में मैक्सिमम टूरिस्ट कौन से होते हैं, इंडियंस। 80% टूरिस्ट इंडियंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब डेटा भी हमें पढ़ना है, जो रीसेंट होगा, जो भी डेटा आया है रिसेंटली, वो सब कवर करना है कि कितना कितना परसेंटेज वहाँ पर है, ठीक है। और तो ये ट्रेड वाला किस में आ जाता है, ये वाला टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक रिलेशंस में। इकोनॉमिक, मिलिट्री, डायस्पोरा भी आ जाएगा, ऑलमोस्ट हो ही गए। तो हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। कभी भी ये टॉपिक पढ़ो तो ये सब देखना है आपको कि ये सब कवर हो गया, मतलब कंट्री के रिलेशंस कवर हो गए। एक टॉपिक और है इसके अंदर, डिस्प्यूट्स में एक तो लैंड का डिस्प्यूट होता है, दूसरा एक नया डिस्प्यूट है, वो है रिवर्स का। भाई जो नेबर्स के साथ की बात कर रही हूँ अभी मैं, क्योंकि लैंड शेयर करते तो कहीं ना कहीं कोई रिवर जा ही रही होगी। जैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 54 रिवर्स शेयर होती है, बहुत ह्यूज अमाउंट है 54 रिवर्स, ठीक है। तो डिस्प्यूट तो होगा भाई, 54 रिवर्स है तो कहीं ना कहीं तो डिस्प्यूट आ ही जाएगा। ऐसे ही नेपाल के साथ काली रिवर है, एक रिवर काली, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है। पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट है इंडस रिवर के ऊपर। इंडस रिवर सुना है ना, सिंधु नदी है जो, उसके ऊपर डिस्प्यूट है। सो देयर आर मल्टीपल डिस्प्यूट्स गोइंग ऑन, सिंगल नहीं है कोई, बहुत सारे हैं। जब जब जिस कंट्री को हम लोग कवर करेंगे उसमें देखेंगे कि कौन सा डिस्प्यूट पढ़ना है, ठीक है। जो कंट्री के साथ जैसा होगा वैसे डिस्प्यूट्स कवर करेंगे। चाइना के साथ पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाएगा उसमें, क्योंकि वो वहाँ से निकल के आती है, उस पर डिस्प्यूट है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो कवर करना है। आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे सारे एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है, हो गए। और फिर एंड तक आते आते हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमने सारे चैलेंजेस पढ़ लिए एक साथ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट सारे देख लिए, अब उनका सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा, वो भी हमें ही पढ़ना है कि भाई कमीशन बिठाओ सॉल्व करने के लिए। लैंड डिस्प्यूट्स हैं, दोनों कंट्री को साथ बुला के सॉल्व करवाओ, या उसमें कोई ट्रीटी हो, उस ट्रीटी को रिवाइज़ करो, कुछ चेंज लेके आओ, मतलब कुछ तो डिसाइड करो। तो वो क्या करना चाहिए वो हम लोग हर एक कंट्री को जब जब कवर करेंगे उसके साथ उसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 सारी कंट्रीज़ को कवर करेंगे आईआर में, ठीक है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, जब भी आईआर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं उसके, किस तरीके से, फिर रिलेशंस कैसे हैं अपने नेबर्स का। पहले नेबर करेंगे क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता लग जाएंगी, फिर बाकी कंट्रीज़ पर बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनको हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा पढ़ना है, यूएसए, यूएसएसआर और रशिया, ठीक है। ये अलग देखेंगे थोड़ा बहुत, इसको बाद में थोड़ा और देखेंगे। फिर और कंट्रीज, इनको तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कनाडा, यूएई में, ये पढ़ने ज़रूरी है। और इनके साथ हमारे रिश्ते कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये तो आपको सेपरेट पढ़ना है हर कंट्री का।
फिर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग एक साथ पढ़ेंगे पूरे ईयू को। ईयू इज पूरा यूरोपियन यूनियन देखेंगे भाई कि इनके साथ रिश्ते कैसे हैं, कैसे ट्रेड होता है, कितना अमाउंट में होता है, कम ज़्यादा कब है, क्या इनके साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड का मतलब कि भाई क्या मतलब होता है इसका, हाँ, जिन पे छूट होती है, कुछ आइटम्स पे टैक्सेस की, ड्यूटीज़ की छूट रहती है, वो कौन से आइटम है वो डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे क्या रहेगा, वो सब इसमें कवर करना होता है। ठीक है, फिर ऐसे ही अभी तक आपने देखा कोई अफ्रीका की कंट्रीज ज़्यादा नहीं हुई हैं, है ना, अफ्रीका की ले दे कि बस यूएई हुई है, तो हम लोग अफ्रीका भी यूएई क्या, उसको हम एशिया में काउंट करेंगे, तो अफ्रीकन यूनियन अलग से कवर करेंगे पूरा। अफ्रीका जो में कंट्री है, जो सबसे बेस्ट रिलेशन किसके साथ है हमारे पूरे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के साथ, एग्जैक्टली, विद स्पेशल रेफरेंस टू साउथ अफ्रीका पढ़ेंगे इसको, ये अलग पढ़ेंगे, ये अलग, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ रिश्ते अच्छे हैं। ठीक है, फिर पूरा साउथ अमेरिका के साथ विद स्पेशल रेफरेंस टू एक कंट्री जिसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ब्राज़ील। बाकी यूएसए और कनाडा तो हो ही गया, मैक्सिको अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है, रिश्ते है ही नहीं, ऐसे कोई खास तो है ही नहीं। पूरा बाकी ईयू हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन, लेकिन यूरोपियन यूनियन में इंग्लैंड नहीं है, ब्रिटेन नहीं है इसके अंदर, पता है ना, ब्रेक्सिट सुना है, ईयू से ब्रिटेन की एग्जिट, ब्रेक्सिट, तो वो हम अलग से ब्रिटेन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें नहीं आता वो कवर। ठीक है, तो इसको अलग से कवर करेंगे। बात समझ में आई? सो ये बेसिक रहेगा आपका कवर करने का रिलेशंस। किस एस्पेक्ट पे पढ़ेंगे? यही वाले एस्पेक्ट्स जो अभी देखे थे, ये सब, बस इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि बॉर्डर शेयर नहीं होता ना इनके साथ, जब बॉर्डर शेयर नहीं होगा तो लैंड डिस्प्यूट्स भी नहीं होंगे उनके साथ, तो इसको छोड़ के और रिवर के पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट्स कवर करेंगे, टूरिज्म, ट्रेड और सब कुछ। ठीक है, क्योंकि मिलिट्री रिलेशन सबके साथ है हमारे, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज करते हैं गरुड़ वरुण एक्सरसाइज, रशिया के साथ एक्सरसाइज इंदिरा करते हैं, वो सब देखेंगे। एक इसमें मिस हो गया, सेंट्रल एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में क्या कंट्रीज आती हैं? यस, इट्स कजाकिस्तान, इट्स किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड एक रह गया उज़्बेकिस्तान। ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का पार्ट है, इनको भी कवर करना है, एज अ होल कवर करेंगे पहले, जिसमें ये सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इनको भी कवर करना है। और बच गया इसमें मिडल ईस्ट, आपका आईआर में ये सब कवर होगा। ठीक है भाई, नोट कर लो यहाँ तक जो भी नोट करना है, और फिर इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट को कवर करेंगे। ये है आपका आईआर का प्रॉपर फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा, विच टेक्स मच टाइम। यही पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। कुछ नोट तो नहीं करना? हो गया? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे रीजंस हैं, देख लो इसमें से भी कुछ लिखना है तो। AC 16 पे कर दो, 20 पे कर दो, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं पता चलता, इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, कुछ भी नहीं पता चलता। थोड़ा ये ठीक है, इधर इसकी हवा सही आ रही होती सीधा मुँह पर, वरना तो इतनी गर्मी है यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है AC का। वहाँ मैं पीछे बैठी थी, कुछ नहीं पता चल रहा है AC भी चल रहा है।
इसके फ़ैन के नीचे आ जाओ, ज़्यादा फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, वो तो है ही। एटलीस्ट हवा तो आ रही है, गर्म ही आ रही है, कुछ तो आ रही है। करें आगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज टॉपिक्स फिर हम लोग बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस पे। मल्टीपल है, भरी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, बट हमें सारी बेसिक कंप्लीट करनी है। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद यूएन, क्योंकि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यही है, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का पूरा, जिसमें इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स आएंगे, इसमें आएंगे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, 15 इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। एजेंसीज 15 हैं इसकी। WHO सुना है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को सुना है, राइट। और यूनिसेफ doesn't come under the specialized agency. UNICEF comes under the funds and programs. UNDP, UNEP, UNICEF comes under funds and programs. Whereas specialized agencies में हमारा कवर होता है IMF, World Bank, WHO, WTO. Full form of WTO is World Trade Organization is not a part of UN. रिमेंबर दिस, आज ही याद कर लो, जो तुमने बहुत नाम सुना हुआ है WTO का। WTO डजंट कम अंडर यूनाइटेड नेशन। WTO किसका पार्ट है? WTO फिर भी इसमें मैं लिखूंगी यहाँ पर WTO, बट ये टूरिज्म वाली ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ट्रेड वाली नहीं रहेगी, समझे? तो ट्रेड वाली इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, ये किसी के अंडर नहीं आती, याद रखना इस चीज़ को। WTO है बट वो टूरिज्म वाली है, ट्रेड वाली नहीं है। तो ऐसे 15 एजेंसीज फंड्स एंड प्रोग्राम्स में UNDP, UNEP, यूनिसेफ, UNFCCC, वो भी सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, UN कवर करेंगे पूरा। UN जैसे ही कवर हो जाएगा और एजेंसीज उठाएंगे, जैसे कि ब्रिक्स। अच्छा, आप लोगों को पता है ब्रिक्स में 5 कंट्री तो थी ऑलरेडी, एज द नेम एम्प्लाइज, BRICS 5 कंट्रीज, 5 more countries have been added, 5 एक साथ ऐड हुए हैं। कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ ऑल दोस 5 कंट्रीज? नहीं हुई। UAE, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया, ये 5 कंट्रीज ऐड हुई हैं। अर्जेंटीना वॉज ऑल्सो ऑन द लिस्ट, बट अर्जेंटीना ने बैकआउट कर लिया, तो हो जाती इसमें 11, पर अभी कितनी है? 10। ये कौन से समिट में ऐड हुई हैं? इंडिया में हुआ था समिट इसका, या भी हुई हैं कुछ महीनों पहले। तो इसका समिट कहाँ पे हो रहा था? साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग, जो वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे हो रहा था, और तभी डिसाइड किया गया कि ऐड करनी है, ठीक है? उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग विच कंप्राइजेज ऑफ 4 कंट्रीज। उसके अलावा आसियान विच कंप्राइजेज ऑफ प्रेजेंटली 10 कंट्रीज, लेकिन हम इसमें पूरा एस्पेक्ट कवर करेंगे, ASEAN +3, ASEAN +6, विच इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ +6, इसलिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ASEAN, बट इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ ASEAN +6, तो वो डिटेल में कवर करेंगे कैसा रहेगा। फिर इसके बाद ईस्ट एशिया समिट, ये एक अलग से पढ़ेंगे। EU, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। यूरोपियन यूनियन अगेन इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको कवर करना, यूरोपियन यूनियन को। देन आफ्टर दैट अफ्रीकन यूनियन, AU, राइट। ये यूनियंस बनी हुई हैं, जो एक अफ्रीका की है और एक इसकी है। उसके अलावा सार्क, बिम्स्टेक, इप्सा, बिल्कुल इप्सा, और एक बेसिक, दोनों साथ पढ़ेंगे कंट्रीज। ISA पढ़ेंगे, ISA इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और I2U2, देन BBI
एन, ये कंट्री का ग्रुप है, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, +3 करके भी पढ़ेंगे, इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और SCO, राइट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा हम लोगों को कुछ ये सब एक साथ पढ़ने हैं। हम लोगों को ये बैंक हैं जो आपको बता रही हूँ एक साथ पढ़ने हैं, मतलब पढ़ेंगे अलग अलग पर इसको एक साथ रिवाइज करेंगे बिकॉज ये बैंक्स पे सीधा क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। एक तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, AIIB और NDB, ये 5 बैंक्स एक साथ पढ़ने हैं। वर्ल्ड बैंक आपको पता है, IMF आपको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है। ADB इज़ व्हाट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि खुद किसका बैंक है, ब्रिक्स का बैंक। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं इस तरफ लिख रही हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये सब बैंक्स एक साथ कवर करने, बिकॉज इन 5 का ही इंडिया पार्टिसिपेंट है, 5 में ही शामिल है। तो कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या रहता है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, किससे कितना लोन लिया जाता है, क्या चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह वो सब भी देखनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आते हैं इन 5 में से न्यूएस्ट बैंक कौन सा है, सबसे लेटेस्ट बना हुआ, AIIB या NDB, इट्स AIIB, रिसेंट 2016 में, NDB 2014 में, 2 साल पहले बना, ठीक है। तो ये हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आप सामने देख रहे हो। आई थिंक यूजुअली ऑलमोस्ट सारी लिख दी है मैंने, कोई 2-4 अगर मिस हो गई होंगी तो वो हम जब कवर करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कवर करना है, ठीक है। नोट कर लो सारा एक साथ पहले, फिर इसमें और देखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कवर होंगी तभी आपका IR कंप्लीट हो सकता है। हो गया भाई, पूछो भाई, पहले तो यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार देख लो, एंड कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें। कोई डाउट नहीं है? तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे और फिर उसके बाद एट द एंड इसमें जितने भी बचे हुए चैलेंजेस हैं सबके साथ चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। ये सब हमारा रहेगा IR में, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में। प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? प्रीलिम्स में जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि चाइना ने जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में किस तरीके से उन्होंने अपना क्या उस पॉइंट में करना चाह रहे हैं, किस किस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो सब इसमें बनेगा। अब मेंस में इसी से कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाउ इज़ चाइना इम्पैक्टिंग दी ग्लोबल ट्रेड, तो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा। चाइना ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट करने के लिए इनिशिएटिव चला रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका नया नाम क्या हो चुका है, ओबोर, विच इज़ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो ये स्टार्ट कर रही है चाइना, जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा एक ट्रेड की लाइन बन जाएगी। इसी में CPEC आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सुना है? पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो ये सब पूछा जाता है। प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा और मेंस में उसी टॉपिक को घुमा के सारे एस्पेक्ट पूछे जाएंगे। सिर्फ एक के ऊपर कम आता है, पूरे पे आता है कि भाई चाइना और क्या क्या चीज़ें सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है, ठीक है। सो ये रहेगा आपका। बाकी जिस भी मतलब ज़्यादातर आजकल किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, अगर इस तरीके का डायलॉग कंडक्ट हो रहा है कोई,
2+2 डायलॉग हो रहा है। 2+2 डायलॉग का मतलब क्या है? 2 लोग यहाँ से 2 लोग वहाँ से, ठीक है, यही चाहते हैं ज़्यादातर। 2 लोग कौन हो सकते हैं? एक तो यूजुअली कौन होते हैं? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, और एक कभी डिफेंस वाले हो सकते हैं, कभी होम वाले हो सकते हैं, या कभी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसे ही सेम उनके काउंटर पार्ट्स आते हैं, तो उसे 2+2 डायलॉग कहते हैं। तो ये सब किस किस के साथ हम कंडक्ट करते हैं? यूएसए के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। तो वो किस किस के साथ कंडक्ट होता है, अभी रिसेंट किसके साथ हुआ, ये सब इसमें पढ़ना है। तो ये भी एक टॉपिक है आजकल जो पूछा जाता है, क्योंकि होता है ये कंडक्ट। ऐसे एक और हम लोग कंडक्ट करते हैं जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, रायसीना डायलॉग। सुना है? रायसीना, रायसीना का नाम कहाँ सुना है? रायसीना हिल्स नहीं सुना कभी? कहाँ पे हैं रायसीना हिल्स? अरावली हिल्स सुना है? अरावली हिल्स का लास्ट पॉइंट क्या है? रायसीना हिल्स। कहाँ पर है? दिल्ली। इसके अराउंड क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो कई बार रायसीना हिल्स लिखा है या राष्ट्रपति भवन लिखा है, एक ही बात मान लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन के पास है रायसीना हिल्स, और वहीं पर डायलॉग होता है, इसलिए क्या नाम पड़ गया उसका? रायसीना डायलॉग, ठीक है। इसमें क्या होता है? दूसरी, ये नया इंडिया ने स्टार्ट करा है, जब से हमारे नए प्राइम मिनिस्टर अभी आए हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट, पहले नहीं था ये चीज़, ठीक है। तो तब से ये स्टार्ट हुआ है रायसीना डायलॉग। जैसे ऑलरेडी एक होता था शंग्रीला डायलॉग, सुना है? शंग्रीला, शंग्रीला तो एक होटल का नाम भी है, बहुत फेमस, सुना है? दिल्ली में एक बहुत बड़ा होटल है 5 स्टार, जहाँ पे VIPs और ये सब जो भी बाहर से गेस्ट आते हैं, चाइना का प्रेसिडेंट है, USA का है, उन सब के ठहरने की बहुत बड़ी जगह है, राष्ट्रपति भवन के पास ही सारे होटल्स हैं ये वाले, उसमें एक शंग्रीला भी है। तो शंग्रीला डायलॉग क्या है? ये सिंगापुर है ना जो कंट्री, सिंगापुर की लोकेशन पता है कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में। तो वहाँ पर ये कंडक्ट होता था, सिंगापुर की गवर्नमेंट कराती थी हर साल, उन्हीं का देखा देखी इंडिया में कराने शुरू हो गए, ठीक है। तो पहले ये कराते थे, उनकी देखा देखी हमने कर दिया, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक कंट्री के किसी भी कंट्री को, जैसे ज़्यादातर तो अभी तक फ्रांस के आए हैं, यूरोप के ज़्यादातर आजकल इंडिया में आ रहे हैं, हर साल आते हैं, तो वो सब यहाँ पे आते हैं और डायलॉग कंडक्ट होता है, और जितनी भी पुरानी ट्रीटीज चलती आ रही हैं उनको रिवाइज किया जाता है। तो ये भी तो ज़रूरी ना, पुराना तो देखो, हर बार नया साइन कर देते हो, पुराना तो देखो कितना हो चुका है, ठीक है। तो वो रिवाइज भी किया जाता है उनका, और सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि और क्या बेटर कर सकते हैं, ट्रेड में क्या बढ़ाएं, तुम यहाँ क्या इन्वेस्ट करोगे, हम वहाँ क्या इन्वेस्ट करने वाले हैं, कोई नया शो करते हैं, शो इन द सेंस कि कोई रोड शो होता है, कोई वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चीज़ें हो गई, वो सब इसमें डिसाइड होता है। ये हर साल होता आ रहा है 2016 से, ठीक है। इस साल का होगा साल के एंड में, तब पढ़ के जाओगे अगले साल के लिए, 2025 के लिए दिसंबर और नवंबर जब भी डिसाइड होगा तब के लिए पढ़ के जाओगे, कौन आया था, क्या डिसाइड हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है, वो सब पूछा जाता है। तो मेंस में कभी भी आता है कि इंडिया क्या स्टेप लेता है अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये एक पॉइंट बता सकती हूँ। रिलेशन को बेटर करने के लिए हम ये डायलॉग कंडक्ट कराते हैं। डायलॉग का मतलब बातचीत, बस वही है, बातचीत करेंगे, उनकी खातिरदारी यहाँ पर होगी, और एज अ गेस्ट ट्रीट किया जाएगा, और जो है बातचीत की जाती है। ऐसे ही एक ये पढ़ना होता है, इसमें एक अलग से टॉपिक रहता है, इससे काफ़ी बार मेंस में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन सुना है? गुजराल कौन है? व्यक्ति है कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल है, ये उन्होंने एक पॉलिसी दी थी, बट जब इन्होंने पॉलिसी दी थी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे। तो ऐसे इकलौते पर्सन जिनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिनके नाम पे कोई पॉलिसी चलती आ रही है आज तक भी, वो कौन सी है? तो गुजराल डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, वो सब कुछ, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ बेसिक टॉपिक्स जो रहने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपरली तब इनको डिटेल में लिखेंगे भी, तब नोट्स पूरे बनवाऊंगी मैं क्लास में, हर चीज़ लिखवाऊंगी, ठीक है। तो बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, देख लो,
कोई डाउट पूछना है? एक बार रिवाइज कर लो जितना भी आज देखा है, जितना भी पढ़ा है, फिर मैं तुम लोगों से कुछ सवाल कर लेती हूँ खुद से ही। कोई डाउट नहीं है? सब क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन पे वही है, ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ोगे तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये कवर करना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ है, ईयर, और उस ईयर से जुड़ी हुई डेक्लरेशन। डेक्लरेशन का मतलब है कि भाई कोई साइन करके वो बनी थी या ऐसे ही बना दी गई, मतलब कहीं तो हुई होगी ना साइन जहाँ पे डिसाइड होगा कि ये कंट्रीज शामिल हैं, तो वो डेक्लरेशन पढ़नी होती है। और उसके बाद क्या इंडिया उसका मेंबर है, एक तो ये देखना होता है कि भाई मेंबर है या नहीं है, दूसरा देखना होता है कि फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है। फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या है कि जब से बना है तब से मेंबर है, ये बाद में जुड़ा है, ये भी हमें चेक करना होता है। स्टेटमेंट में सीधा आएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, स्टेटमेंट में सीधा पूछेंगे इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर या इंडिया इज़ अ मेंबर, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब से बना तब से था या बाद में जाके जुड़ा, ठीक है। जैसे मैं पूछूं इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन, इज इट राइट और रॉन्ग? इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन, राइट, क्योंकि जब से बना है तब से इंडिया मेंबर है, ठीक है। उसके बाद उसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग है, मेंबर कंट्रीज। उसके अलावा उस पूरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मोटो से बनाई गई है, वो क्या काम करती है, और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, और उसके रीसेंट समिट्स कहाँ होते हैं। समिट्स का मतलब ये स्पेलिंग देख लेना, SUMMITS है, सुमित नहीं लिखा है, ये समिट लिखा है। समिट मतलब सम्मेलन, ठीक है, कि कहाँ पे इसके रीसेंट समिट्स हुए हैं। अगर इंडिया पार्टिसिपेंट है तो क्या कभी इंडिया ने उसका सबमिट करवाया है, अभी लास्ट कहाँ पे हुआ है, क्या क्या चीज़ें थी, वो सब चीज़ें करनी है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें रहती हैं, बाकी कुछ अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा कवर करना है, पर ये तो सब में कॉमन है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देख लो, और कोई डाउट है तो पूछो। देख लो कोई डाउट है इसमें पूछो, फिर उसके बाद मैं ही तुम लोगों से करंट अफेयर्स की पूछती हूँ, फिर और चीज़ें लिख लो, पढ़ना है। आसियान है जैसे, अब जैसे एक कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, तो इसमें इंडिया नहीं है मेंबर, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी बिकॉज ये इम्पोर्टेंस होल्ड करती है साउथ ईस्ट के लिए। इससे एक बहुत बार सवाल आया है, वो पढ़ना है, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिलीपींस, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वो सारे रीजन कवर होंगे। अब इसमें भी इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है, ओपेक में भी हम नहीं हैं क्योंकि हम पेट्रोल एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, पर इसमें हम पेट्रोल तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते, बट स्टिल वी आर अ पार्ट ऑफ ओपेक एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। पार्टिसिपेंट नहीं है, स्टिल हमें कई बार पढ़ना पड़ता है। हाँ, जिसमें पार्टिसिपेंट है उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पर ये 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम ना होते हुए भी बहुत डिटेल में पढ़ के जाएंगे, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में भी आते हैं और इनसे तो मेंस तक में भी पूछे जाते हैं, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एक हमने मिस कर दी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पढ़नी है, OIC, इस्लामिक कोऑपरेशन, कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ पूरे की एक कलेक्टिव वॉइस है। इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट, स्टिल वी हैव टू स्टडी वेयर आर द हेडक्वार्टर्स, विच आर द मेंबर कंट्रीज एंड व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द रीसेंट
डिस्कवरीज और सबमिट्स और एनीथिंग दे हैव डन, ठीक है। क्या इंडिया कभी यहाँ गया है, चीफ गेस्ट बन के गया है, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो है नहीं, तो क्या है वो सब पढ़ना है। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस में हम लोग ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, मेंबर नहीं है पर मीटिंग्स अटेंड करने जा सकते हैं। तो ये भी देखना है कि ऑब्जर्वर किस में है हम लोग। एक तो मेंबर हो गया भाई, जो तो प्रॉपरली मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा है और जा भी रहा है, उसे कहते हैं मेंबर्स। एक होता है ऑब्जर्वर, मतलब कि मेंबर नहीं है पर मीटिंग अटेंड करने जाते हैं और वोटिंग नहीं दे सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, ना अपना कुछ इनपुट दे सकते हैं, बट यस अटेंड ज़रूर कर सकते हैं मीटिंग। हमारे एम्बेसडर्स वहाँ जाके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ इस तरीके से इनपुट नहीं दे सकते, कुछ नहीं हो सकता, ना वोटिंग करने की पावर है, ना बताने की पावर है कि डिसीजन ऐसा लो। जिसमें मेंबर है उसमें तो डिसीजन लेने की पावर है पूरी, ठीक है। ये डिफरेंस है, ऑब्जर्वर भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो जितने भी मैंने ये सब नाम लिखे थे, ये अराउंड 21 ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हैं, आपने भी नोट करी हैं। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स इज इन इंडिया, मतलब इंडिया ने स्टार्ट करी है और इंडिया में हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि इंडिया ने स्टार्ट किया तो इंडिया में ही रखेंगे वो हेडक्वार्टर्स। एनी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से एक ही है बस, ITU नहीं, इसके हेडक्वार्टर्स ही नहीं है एक्चुअली, ये तो बस एक बना दी गई है मन की शांति के लिए। BBIN के हेडक्वार्टर्स नहीं है, बस ये चारों कंट्री का ग्रुप है, कहीं भी मिल लेते हैं, कहीं पे भी, सड़क पे भी मिल लेंगे ऐसे ही, वो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर नहीं है। यहाँ से है, देख लो, सार्क के तो नेपाल में है, ब्रिक्स के भी हेडक्वार्टर्स नहीं है, NDB के हैं। इसमें तो हम ही नहीं है। ईस्ट एशिया में कहाँ आते हैं, साउथ में आता है ना इंडिया, तो यस द करेक्ट आंसर इज ISA। पता था या गेस किया, कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स, इंडिया में कहाँ है हेडक्वार्टर्स, गुजरात नहीं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, गुड़गांव में। ये एक है जो इंडिया ने स्टार्ट करा है 2015 में। इन्हें सूर्यपुत्र कंट्रीज़ का नाम दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने ही स्टार्ट करवाया, ठीक है। क्योंकि इंडिया में सोलर एनर्जी आपको पता है कितनी ज़्यादा है, बाहर निकलो, सोलर एनर्जी है पूरी, इंसान को टैप कर ले वो पूरी, इतनी ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर अभी। तो जो इसलिए यहाँ पे किया गया, बिकॉज जितनी भी सोलर कंट्रीज़ है ना, सब इसका पार्टिसिपेंट है। अभी तो अराउंड इसमें 111 कंट्रीज़ जुड़ चुकी है। इंडिया के इस इनिशिएटिव में 111 कंट्रीज़ है, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में, 15 में क्यों बनाई थी, कब कहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट हुई, क्या था इसके पीछे का, कौन पार्टिसिपेंट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, क्राइटेरिया होता है हर चीज़ का, वो भी पढ़ेंगे इसमें। बाकी मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे हैं यूजुअली, न्यूयॉर्क वाशिंगटन में काफ़ी कम है पर ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, सबसे ज़्यादा वहाँ पर है हेडक्वार्टर्स प्रेजेंटली, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक हो गया है सारी चीज़ें। एक और थी याद आ गई, GCC नहीं हुआ था, हाँ लाउडली बोलो। इंटरनल सिक्योरिटी वो अभी नहीं कराऊंगी, बाद में। GCC भी इसी का पार्ट है। GCC क्या है, ग्लोबल नहीं है। हर चीज़ जो G से शुरू होती है वो ग्लोबल नहीं होती, N से शुरू होती नेशनल नहीं होती। इट्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कंट्रीज़ का ग्रुप। गल्फ कंट्रीज सुनी है, कौन सी, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, सुने नाम सारे, उन कंट्रीज़ का ग्रुप है GCC। तो ये भी पढ़ना है, इसको भी लिख लेना। तो ये है अराउंड, काफ़ी सारी होगी ऑर्गेनाइजेशन, 25 अराउंड होने वाली है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी जो हमें कवर करनी है, ठीक है।